हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 पर। तो इन लेक्चर्स में जो टॉपिक हमने कवर किया है वो टॉपिक्स है ये जिस पर ये डीपीपी बेस्ड होगा। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाय स्ट्रिंग, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है जिस पर कि 7-8 चैप्टर का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। इससे जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स बनाए हैं वो 7-8 चैप्टर में हमारा यूज़ होगा। इससे काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये अपने आप में इतना विख्यात टॉपिक है कि बहुत आसान लेकिन फ्रीक्वेंट हर जगह पर आता है। कोई भी स्कूल एग्जाम ले लो, हर स्कूल में आता है ये सवाल। तो स्कूल में आ रहा है तो डिटेल चाहिए, और नीट जे में कितना बार पूछा गया है आप गिन नहीं पाओगे। मतलब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। मतलब कोई छोटा सा कोई टॉपिक हो बहुत आसान, और वो अगर 4 बार आ जाए, 4 बार बहुत होता है कंपटीशन के लिए, 5 बार पूछ लिया जाए तो कंपटीशन के लिए हमने क्या किया, उसको शॉर्ट ट्रिक बना लिया। लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। हम लोग दोनों मेथड से देख लेते हैं। चलो देखो, कोई भी टॉपिक अगर सर्च करना हो, कोई लेक्चर देखना हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब में टाइप कर लो, जैसे कि लेक्चर 1 है ना, तो आप लिख लो वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स। या कोई टॉपिक अगर सर्च आपको करना हो, जैसे स्प्रिंग फोर्स का या ब्लॉक अपन ब्लॉक है या कोई भी क्लास 11 12 का, आप डायरेक्ट वो टॉपिक यूट्यूब में लिख लो, स्प्रिंग फोर्स फिजिक्स लिंक्स, ब्लॉक अपन ब्लॉक फिजिक्स लिंक्स, कंजर्वेटिव फोर्स फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, डायरेक्ट क्या है वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, सारी चीज़ बच्चों पढ़ लो। ठीक, तो इस डीपीपी का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद जो है क्या करना है, वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। If the kinetic energy of a particle is increased by 800%, the momentum of the particle will increase by कितना परसेंट। ठीक है, तो करता हूँ क्या, पहले जो है भाई चलो शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं ना, बाद में डिटेल वाला देख लेंगे। तो बाई शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग बनाएंगे, हम लोग को पता है कि रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m। कभी P में इंक्रीज कर देता है, कभी K में। यहाँ पर क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया गया। P हमसे पूछा है तो P इक्वल टू √2mk, यानी रूट के अंदर इंक्रीज कर रहा है। K इंक्रीज्ड बाई 800% है, तो मेरे लिए x बराबर कितना हो गया, 800। ठीक है, तो बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, क्या है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा कितना, तो इंक्रीज है तो √100 + x डिवाइडेड बाई 100 - 1 इंटू क्या हो गया 100, कहानी खत्म। देखो कितना जो है ना 8-10 लाइन का एक ही लाइन में बन जाता है। अब देखो 800 है, 800 + 100 900, 900/100, 0 0 गया 9, √9 मतलब 3 में से के गया 2, 2 × 100 200% मार दो। ठीक, देखो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ा, इतना आसान है। लेकिन अब वही कॉन्सेप्ट से अगर बनाओ तो भारी समस्या, बहुत लंबा बनता है। 100 प्लस कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाई 100 - 1 इंटू 100। ठीक है, तो पता चल गया कि ये कितना आ जाएगा, √900/100 - 1 इंटू 100 परसेंटेज 0 0 0 0 चला गया, √9 हो जाएगा 3 - 1 इंटू 100 इक्वल टू 200 कितना परसेंटेज। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखते हैं बाई कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। बाई कॉन्सेप्ट तो हमने देखा कि भाई P इक्वल टू जो है वो हुआ है √2mk, है ना। तो लेट 1 इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बाद में बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो देखो K1 क्या है, लेट इट बी K1 हमने माना। K2 जो है कितना प्लस, इंक्रीज कितना हुआ 800%, तो इतना 800% ऑफ K1 जितना है प्लस 800 कर दिए, ये आ जाएगा K1 + 800/100 K1, 0 0 0 0 गया। देखो 8K1 + K1 आ रहा है मेरा कितना 9K1, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया है कितना 9 टाइम्स K1। याद रखिएगा ये जो आया है ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स K1, ये रिसेंट जे मेंस जो है ना वो ट्रैक पकड़ा है। तो नीट में भी फ्रीक्वेंट ये वाला पूछा जाएगा, यहीं से उठा के सवाल पूछा जाता है। अब देखो जब यहाँ से पूछते हो परसेंटेज से तो हमने उसका ट्रिक बना लिया। अब अगर यहाँ से पूछ रहे 21-22 में पूछा है यहाँ से, तो हमने यहाँ से भी वो ट्रिक बना लिया। ठीक है, पूछो जहाँ से पूछते हो भाई, वहाँ से उठा करके 1-2 पेज रफ करेंगे, एक ट्रिक आ जाएगा और उसको जो है आप यूज़ करके इस्तेमाल करो एग्जामिनेशन में। ठीक, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, बोले भाई P1 जो होगा √2mk1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। लेट तो P2 कितना होगा, तो P2 बोल देंगे ये हो जाएगा √2mk2, बनाता हूँ अभी, वो भी सवाल दिए हैं मैंने। ठीक है, देखो तो K2 बराबर है कितना 9K1,
इसको लिखने का तरीका कैसे सीखे हैं कि भाई 2m_k1 जो है वो है P1। तो जैसे 3 डॉट लगाए ना, आप ही आदत डालना डॉट लगाने का, यहाँ पर लगाओ 2m_k1 के पास, तो 2m_k1 इसको छोड़ दो। अब बाकी जो नंबर है उसको बाहर निकालो, 9 है तो √9 कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 3, अंडर में बचेगा कितना, अंडर रूट में 2m_k1। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, P1, है ना, ऐसे। ठीक है, डॉट आप भी लगाने का सीखो, बड़ा मस्त चीज़ है एकदम, जल्दी जल्दी जो है ना बनेगा सवाल और बिना कन्फ्यूज़न के। तो P2 आ गया इतना। अब बोलते हैं क्या, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, जो परसेंटेज के बाद लिखाता है उठाकर यहाँ छाप देते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100। P2 कितना आ चुका है, 3P1 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100। 3P1 माइनस P1 2P1 बटे P1 इंटू 100। P1 चला गया, देख लो कितना आंसर आ रहा है, 200%। तो ये है, थोड़ा सा कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा लेंदी आता है, मतलब लेंदी बनता है, सवाल फ्रीक्वेंट आता है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, देखो रिसेंट में 2021 का सवाल। क्या हमसे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बिकम्स कितना हो जाता है, 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी 4 टाइम्स K1। बोलता है देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी क्या, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यानी क्या हमको करना है, पहले P1 देख लो कि क्या है और बाद में देखो P2 क्या है, तब चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। तो चलो नया तरीका है, पहले कॉन्सेप्ट फिर शॉर्ट ट्रिक। क्या है देखो, तो बोलेंगे भाई P1 जो है वो होता है √2m_k1, तो ये तो ऐसा हो गया। P2 क्या हो जाएगा, √2m_k2, तो ये हो जाएगा 2m_k2 के जगह पर क्या है, 4k1 है, तो रख दिए। फिर क्या बताए, 2m_k1 डॉट लगा दिए, इसके जगह पर हम P1 लिखेंगे, 2m_k1 पर डॉट लगा दो, बचा क्या, 4 बाहर निकाल लो, √4 बाहर निकल के आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2m_k1, ये 2m_k1 के जगह पे लिख जाएगा कितना, P1, तो P2 हो गया कितना, 2 टाइम्स P1। हेंस परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम जो है वो हो जाएगा P2 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100। P2 कितना है, 2P1 माइनस P1 बटे P1 इंटू 100। 2P1 माइनस P1 हो जाएगा P1 बटे P1 1, यानी कि 1 इंटू 100 तो हो गया 100%। ठीक, तो ये हो गया बाई कॉन्सेप्ट, क्या हो गया, बाई कॉन्सेप्ट 100%। नेक्स्ट देखते हैं कि जो है ना काइनेटिक एनर्जी n टाइम्स ये पूछना स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं। तो देखो आप लोग के लिए ना बच्चों, मैं मेहनत ऑलरेडी कर लेता हूँ कि भाई पूछा है तो रफ पेज में लिखो, n लगा करके जो है ना सॉल्व करके 1.5 पेज में जो भी आ गया सो आ गया, और उसके बाद उठा करके लेक्चर्स DPP में आ गया। अब उसको यूज़ करके आप क्या करो, बहुत सारा सवाल उस पर बनाओ, ठीक, प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा बाय शॉर्ट ट्रिक। तो जब भी ऐसा कुछ बोले ना K2 इक्वल टू n टाइम्स ऐसा कुछ K1 हो गया है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, पता है कितना, n टाइम्स 1, तो √n माइनस 1 इंटू 100। बोलो सर कैसे आया, तो भाई रफ कर करके आप देख लो तो यही आएगा 1.5 पेज करके, लेकिन आप समय क्यों लगाओगे, मैंने लगा दिया, आप उठा करके बनाओ। तो बोले यहाँ पर मेरे को दे के रखा है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स K1 हुआ है, यानी मेरे लिए n बराबर कितना है, 4। हेंस परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम यहाँ निकालेंगे, √4 माइनस 1 इंटू 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 100, यानी कि 100%, ऐसे ही आ जाएगा। बोलेगा 4 टाइम्स, रख दो 4 यहाँ पर। याद है पहला वाला सवाल में 9 टाइम्स हुआ था बीच में, 9 मतलब कि 3 माइनस 1 2 इंटू 100, यानी कि 200%, ऐसे ही लगा दोगे खटा। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस। अच्छा, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक बॉक्स रखा हुआ, एक आदमी पुश करता है फोर्स लगाकर, ठीक है। ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, यानी कि वो आदमी ना 200 न्यूटन फोर्स लगाता है, कितना दूर लेके जाता है, 15 मीटर वो ब्लॉक को लेकर जाता है, लेकर गया,
ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद यानी देखो यहाँ से यहाँ तक जो लेके जा रहा है ना वो कांस्टेंट फोर्स लेकर जा रहा है। अब कांस्टेंट फोर्स है तो भाई वर्क डन समझ में आता है कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट एस कर दो, बहुत आसान होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो देखते आगे। देयर आफ्टर क्या हुआ, उसके बाद ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, बेचारा थक जाता है, एंड हिज अप्लाइड फोर्स रेड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस। क्या है ये, रेड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। ये 2 का मतलब क्या हुआ, तो देखो बाई का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या। तो बोलते हैं कि मान लो मेरा सैलरी 10,000 रुपया इस महीना है, अगला महीना जो मेरा सैलरी मिलेगा ना उसका इंग्लिश लाइन में बोलता हूँ, माई सैलरी विल इंक्रीज बाई 5,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ, बाई मतलब कि भाई इस बार 10,000 है ना, अगला महीना इंक्रीज बाई 5,000, तो 5,000 उसमें जुट करके मेरे को 15,000 रुपये मिलेगा अगला महीना। ये बाई का मतलब हुआ, उसमें जुटता है। 2 का मतलब देखो TO2, मेरा सैलरी 10,000 रुपया इस महीना है, लाइन में बोलता हूँ इंग्लिश का, ठीक है। माई सैलरी विल इंक्रीज टू 18,000 रुपीज़, माई सैलरी विल इंक्रीज टू 18,000 रुपीज़, यानी क्या 2 बोला ना 18,000, तो यानी कि सीधे 18,000 रुपये मेरे को अगला महीना मिलेगा। तो 2 मतलब जो बोला सो हो गया। अब बाई मतलब पहले उसको जोड़ो उसमें और उसके बाद, तो यहाँ बोला कि फोर्स रेड्यूसेस टू 100 न्यूटन। अच्छा, यहाँ के बाद क्या हुआ, फोर्स घटने लगा। फोर्स क्या हुआ, फोर्स घटने लगा लीनियरली, फोर्स डिक्रीजेस लीनियरली विथ डिस्टेंस। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एंड घटते घटते जो है फोर्स क्या हुआ, एक जगह आया और ये हो गया कितना, 100 न्यूटन हो गया। 2 द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज़ बीन मूव्ड इज 30 मीटर। टोटल भाई कितना गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर गया। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 15 है, टोटल गया है 30। इसका मतलब जब घट करके धीरे धीरे गया वो भी कितना गया होगा, 15, ताकि 15 15 30 हो जाए। टोटल डिस्टेंस दे के रखा। पूछता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द पर्सन, आदमी कितना काम करता है ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम करता है। बोले भाई यहाँ से यहाँ निकालना बहुत आसान है, कांस्टेंट फोर्स है तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 200 इंटू 15, तो यहाँ तक तो वर्क डन हो गया। इसके बाद क्या करें, क्योंकि इसके बाद गजब है, ये तो कांस्टेंट था तो इस जगह भी जो है ना वो 200 न्यूटन लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद फोर्स डिक्रीजेस लीनियरली विथ डिस्टेंस, घट करके 100 हुआ है। तो भाई वो घटा कैसे है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी कोई चीज़ बोलेगा ना वाई डिपेंड्स लीनियरली ऑन एक्स, छोटा छोटा चीज़ है, लीनियरली ऑन एक्स, इसका मतलब पता है क्या, वाई इक्वल टू ऐसे डिपेंड्स नहीं, वाई है ना इंक्रीजेस लीनियरली करता हूँ तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखो वाई इंक्रीजेस, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर शुरुआती जो है ना 11th शुरू करने से पहले मैंने यही सब पढ़ाया है पता है मेरे को, हर जगह जरूरत पड़ता है। वाई इंक्रीजेस लीनियरली विथ एक्स, जो लिखे सब गलत ही हो गया, लीनियरली विथ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लीनियरली का मतलब ही डायरेक्ट आप समझ लो कि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट। y इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली मतलब e के पावर x वाला, y इंक्रीजेस पैराबोलिकली, ऐसा कुछ, y इंक्रीजेस लीनियरली यानी कि स्ट्रेट लाइन है। और इंक्रीज अगर कर रहा है का मतलब होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस हो, जैसे x बढ़ेगा y का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्या है, वैल्यूज जो है डिपेंड होता है कि ये बढ़ा तो ये बढ़ा, यानी नेचर पता है कैसे, या तो ऐसा, या तो ओरिजिन से या तो नीचे से पार करेगा। पॉजिटिव स्लोप है, धड़ाक लाइन ऐसे, चाहे ऊपर प्लस सी, चाहे ओरिजिन और चाहे नीचे। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, क्या ऐसे ऐसे कर दिया यार मास्टर, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप, सारा कुछ क्लियर है, ठीक है देखो नेक्स्ट, अगर कभी बोलेगा ना वाई डिक्रीजेस लीनियरली विथ एक्स, तो ये हो गया y, ये हो गया क्या चीज़ x। जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। अच्छा, डिक्रीजेस का मतलब समझ लो कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया है, यानी कि किस तरह का नेचर, हाथ ऐसे रखा रहा है, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसे, तो ऐसे हो गया पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप ऐसे, प्लस सी हो ऐसे ऐसे, कहीं से भी कर दो, ओरिजिन से पास करिए, ओरिजिन से पास करेगा यानी कि ना प्लस माइनस सी, कहने का मतलब मेन स्लोप से मतलब है। यानी कि नेचर देखो कैसा है पता है, y वर्सेस x जो है ना इस तरह से है कि कहीं पर इनिशियली जो है कुछ होगा और वो घटते घटते कहीं पर आ जाएगा।
कुछ दूरी चलने के बाद कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है भैया? वैल्यू घट रहा है। मेरे पास फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को कैसे लगा सकते हैं? देखो, फोर्स डिक्रीजेस लीनियरली विथ एक्स। मैं चाहूँ तो बच्चों जो है ना खटाक से इसका आंसर बना दूँ, आप बोलो वाह क्या मास्टर है, लेकिन भैया मास्टर बेकार हो गया क्योंकि मैं खटाक से बना दिया तो आपको कोई फायदा नहीं है। आप कैसे खटाक से बनाओगे कि जब सवाल ऐसा देखोगे, वो मैटर ज़्यादा करता है। ठीक, एफ डिक्रीजेस लीनियरली विथ एक्स, बोले ना स्ट्रेट लाइन नेचर का होगा, यानी शुरू में कुछ ना कुछ होगा, उसके बाद वो घटेगा। वैल्यू ये बतलाता है, डिक्रीज लीनियरली विथ मतलब मीन्स वैल्यूज डिक्रीजिंग, वैल्यूज डिक्रीजिंग। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि शुरू में ही कितना न्यूटन था? 200 न्यूटन। घटते घटते कुछ दूर चला और उसके बाद उसका जो वैल्यू है देखो कितना है, कुछ दूरी चलने पर कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया है ये। और अगर इंक्रीमेंट होता तो पहले कितना है शुरू में, बाद में कितना हुआ। तो इस तरह से यानी ग्राफिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लाइंस लिखा हुआ अंग्रेजी में, ये चीज़ आना चाहिए। सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा, कोई भी बेकार सवाल नहीं है डीपीपी के अंदर। तो हम क्या करें? हम करते हैं क्या पता है? कन्वर्ट इट इनटू ग्राफ। क्या है ग्राफ? तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा फोर्स। तो शुरू में 0 से लेकर के 15 मीटर तक फोर्स है कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट फोर्स कैसा होता है? ऐसा होता है। तो कहाँ तक गया? 15 मीटर तक गया है। 0 मीटर यहाँ पर है, कितना न्यूटन? 200 न्यूटन। उसके बाद घटता है लीनियरली, कितना दूर तक? लीनियरली घटने का नेचर इस तरह से होता है। कितना हो जाएगा ये? 100 न्यूटन तक घट कर गया और खट 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 ये कितना हो गया? 30 मीटर। यानी ये हो गया देखो नेचर, है ना। अब देखो खटाक से इस तरह से बना हुआ रहेगा, भाई समझ में तो आना चाहिए कि ऐसा ही क्यों बना, है ना, क्यों का है। अब क्यों वाला सारा चीज़ क्लियर है, तो यानी कि ठीक ठाक है। करना क्या है? मेरे को वर्क डन निकालना है। एफ एक्स ग्राफ बन गया, वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। और अगर ग्राफ ऊपर कवर एरिया हो रहा तो पॉजिटिव वर्क डन, नीचे अगर होता तो नेगेटिव वर्क डन। तो हम क्या करें भाई, ये पूरा एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये एरिया, तो दिस इज W1। मैं ऐसा करूं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा W1 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा? W2। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2। ये वाला जो एरिया है ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 15 गुना इतना, कितना है टोटल? देखो 200 प्लस ये क्या है भाई? यहाँ से यहाँ तक ट्रेपीजियम, दो साइड्स पैरेलल, दो गो नॉन पैरेलल है। तो बोलो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से यहाँ ये कितना है? 100। ये कितना लेंथ है? 200। तो बोलेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 में से 15 चला जाएगा तो जो हो जाएगा सो हो जाएगा। तो कितना हो गया? 15 दूना 30, यानी कि 3000 प्लस हाफ इंटू 200 100 300 गुना कितना है? 15 2 15 इतना, यानी कि 3000 प्लस 15 15 225 और ये 0। ठीक है, कोई न्यूटन मीटर सेंटीमीटर इस सब में तो नहीं है। इतना बड़ा आंसर है भी क्या है? बड़ा दिख रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। उम्मीद नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा आंसर आता भी है क्या। देखो 250 तो 3 2 5 250 आ जाएगा। टोटल वर्क डन हो गया ये इतना जूल, यानी कि 5250 है। कोई ऑप्शन में क्या 5250? देखो 5250 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट था कि भाई लैंग्वेज को कैसे जो है ना ग्राफ में बदल करके सवाल बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। पता नहीं कितना बार पूछा है सवाल, ओह हर जगह पर। इफ द मोमेंटम, तो चलो पहले भाई शॉर्ट ट्रिक बना लेता हूँ, जहाँ कुछ पूछोगे इस तरह से। लो भाई क्या है, जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता क्या है? p² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है बाई 50%। p इंक्रीजेस बाई कितना है? 50%। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं p² है ना, तो कैसे होता है? p प्लस p प्लस pp इंटू
मतलब बटे 10 इंटू 10। सारा एक्सप्लेनेशन इसका पूरा डिटेल कैसे क्या हो रहा है, कहाँ से आया, ये आया कहाँ से बताया बच्चों लेक्चर के अंदर। हाँ ठीक है, 50% है तो 50 प्लस 50 प्लस क्या हो जाएगा 50 गुना 50, ठीक है, खाट ये आ जाएगा 50 50 100 और ये 55 25 यानी कि 125 कितना हो जाएगा परसेंटेज, तो 125% हो गया। अब क्या करते हैं, बाय डिटेल मेथड बना लेते हैं, यानी बाय कॉन्सेप्ट। मोमेंटम 50% इंक्रीज किया तो काइनेटिक कितना इंक्रीज करेगा। पहले ऑप्शन टिक कर लेते हैं, 125 है कहीं, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर सी। मोमेंटम इंक्रीज बाय कितना परसेंट 50, हाँ बाय कॉन्सेप्ट मोमेंटम। तो लेट P1 बराबर है क्या P1, बाद में बोल रहा है कि मोमेंटम इंक्रीज बाय 50% है, तो जितना है प्लस 50% ऑफ क्या है P1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा इतना, प्लस परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100 टाइम्स। देखो 50 दूना 100 चला गया, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 P1 बटे क्या हो जाएगा 2, दिस इज क्या है P2। सही है, तो P2 निकल गया, इतना निकल गया है। हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो बोलेंगे K1 जो होगा वो हो जाएगा कितना P1² बटे 2m, और जो K2 होगा वो हो जाएगा P2² बटे 2m। P2 कितना है 3P1 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 2m। लेकिन क्या सिखाएं आप लोग को, जब भी इस दूसरा चीज़ लिख रहे हो ना, तो देखो एक P1 है एक 2m, इसको डिस्टर्ब मत करिएगा वहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है, एक P1 है 2m, तो यहाँ पर कुछ आएगा, देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9 बटे 4 P1² आ रहा है, 2m आ रहा है, इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, इसको रहने दीजिए, उस K1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 बटे 4 K1, तो K2 = ऐसा आ गया। फाइंड द परसेंटेज, क्या है, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, कितना इंक्रीज किया बटे ओरिजिनल इंटू 100, यानी कि K2 कितना है, तो 9 बटे 4 K1 माइनस K1 बटे K1 इंटू 100 कितना आ रहा है, देखो जरा, 9 में से 4 चला गया तो 5 K1 बटे 4 नीचे आ जाएगा इंटू 100। सही है क्या, देखो 9 में से 4 चला जाएगा ना 5 बटे 4 K1, और नीचे एक K1 है तो K1 गया, ये हो गया 4, 25 चौके 100, 25 पचे 125%। ठीक है, तो स्कूल में आए तो ऐसे बना देना, कहीं डिस्क्रिप्टिव हो ऐसे बना देना 125%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहा है, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट। ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, यानी मेरे पास ना मास दे के रखा है क्या था 3 kg, इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स है, फोर्स है कांस्टेंट। ठीक, जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है ना, तो पता है कि वर्क डन अगर कभी जरूरत पड़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F.S डॉट प्रोडक्ट निकाल दो जरूरत पड़े तो, विच कॉजेस ए डिस्प्लेसमेंट S इन मीटर्स इन इट गिवन बाय द रिलेशन S इक्वल टू क्या है T² बटे 3। इस तरह से दिया, टाइम डिपेंडेंट, वेयर T इज इन सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज क्या। इसके जो मेथड होते हैं ना, एक होता है इंटीग्रेशन मेथड, एक होता है वर्क काइनेटिक एनर्जी जो थ्योरम है, ब्रह्मास्त्र थ्योरम जिसको मैं बोलता हूँ। तो जो सेकेंड DPP होगा ना, वो लेक्चर आगे पर आएगा 4, 5, 6 सब पर, तो उसके अंदर यही सवाल को उठा के वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। लेकिन एक है कि सिंपल इंटीग्रेशन से कैसे बनाते हैं वो। तो क्या करें, अब ऐसे फोर्स हमसे पूछा वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो वर्क डन सिंस कांस्टेंट फोर्स है ना, तो फोर्स इनटू क्या कर देंगे डिस्प्लेसमेंट, सीधे सीधे गुना कर दो, है ना, और तो कुछ है नहीं, ऐसे ही है डायरेक्ट, कोई I कैप J कैप है नहीं, तो सीधे सीधे गुना कर दो, फोर्स कांस्टेंट है तो भैया यानी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट है का मतलब एक्सेलरेशन आना चाहिए कांस्टेंट। चेक करते हैं जरा, देखो एक्सेलरेशन आएगा कैसे, एक्सेलरेशन आएगा कैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट है, याद करो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन x v/t, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, कैसे निकलेगा नीचे वाला वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करके, फिर कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करके, इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन, इधर बिल्डिंग को तोड़ते जाओ मिल गया ईंट, है ना, और सारे ईंट को जोड़ते चले जाओ तो क्या मिल जाएगा घर, तोड़ो जोड़ो। ठीक है, तो
एस इक्वल टू ऐसा, v क्या हो जाएगा, v हम जानते हैं ds बटे dt, यानी कि d बटे dt t स्क्वायर बटे 3, क्या आ जाएगा देखो, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t अब बटे 3, दिस इज वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन बोलेंगे तो dv बटे dt, तो d बटे dt, v है मेरा कितना देखो 2t बटे 3, डिफ्रेंशिएट करो इसको, देखो कितना आ जाएगा 2 बटे 3, dt dt तो गया, यानी कि एक्सेलरेशन देखो जो भी आ रहा है 2 बटे 3 कैसा आ गया, कांस्टेंट। पता था पहले से कि जो भी एक्सेलरेशन आएगा ना डिफरेंशिएट करके वो कांस्टेंट ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल के रखा है कि कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जब कांस्टेंट है तो भैया मास तो कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब डिफॉल्ट अंडरस्टूड था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। लेकिन ऐसे भी सवाल आए हैं जिसमें ये नहीं बोलेगा कांस्टेंट फोर्स, बस एक वो फोर्स लग रहा है, एस जो है ना टाइम डिपेंडेंट इस तरह से दे देता है कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे और एक्सेलरेशन निकालोगे ना तो टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, यानी मान लो कि 2 बटे 3 टी स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद, यानी एक्सेलरेशन आ गया वेरिएबल। याद रखिए पूरा फिजिक्स में एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट आता है तो समझ में आता फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो तो भैया कैसे सवाल बनाते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके। मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन तो पूरा एक लेक्चर ही था, डीपीपी ही उस पर बेस्ड है पूरा। और अगर कांस्टेंट हो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस, समझ में आ रहा हो, दोनों अलग अलग चीज़ एकदम। तो जब भी टाइम डिपेंडेंट ऐसे दे पहले उसको डिफरेंशिएट करो, दन 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 चेक करो कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बहुत आसान सवाल, टाइम डिपेंडेंट आ गया ओ, यानी तुम इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होगे। तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन से ही वर्क डन निकालना होता। वो कैसे निकालते, यानी कि एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू इंटीग्रेशन ही करके निकालना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह से ये देखो क्या है वेरिएबल, इस तरह से करके आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखो दो रास्ते हो सकते हैं, दो रास्ते डिपेंड करता है, मैं तरीका बता देता हूँ ताकि एक्सेलरेशन एक तो dv बटे dt, ये लिखो, dx करो, अपने आप कुछ कुछ पता चलेगा कि हमको क्या करना है। और दूसरा है क्या कि m, एक आप लिख सकते हो v dv बटे dx, क्योंकि एक्सेलरेशन का हम जानते हैं कि दो चीज़ होता है, एक टाइम डिपेंडेंट लिखते हैं और एक ये। यहाँ से देखो ये dx चला जाएगा तो बचेगा क्या mv dv, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में चला जाता है और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन उधर से बना लेते हैं। और यहाँ पर dx जो है जो भी यहाँ दिया रहेगा ना, जैसे x इक्वल टू मान लो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, हमको सब्सटीट्यूट करना होगा यहाँ से dx के जगह पर। ठीक है, क्या है वहाँ से dx यहाँ निकाल करके सब्सटीट्यूट करना होगा। सवाल है कि कैसे करेंगे, तो लेट x इज ऐसा है तो भैया dx बटे dt करो डिफरेंशिएट, इधर भी डिफरेंशिएट इधर भी डिफरेंशिएट, तो 2t प्लस कितना आ गया 3, तो यहीं से देखो dx बराबर क्या आ जाएगा 2t प्लस 3 और ये चला गया इधर dt। मैं सिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा सवाल अगर आए तो क्या करना चाहिए, दो मेथड हो जाएंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। वेलोसिटी निकाल करके बनाया जा सकता है या अब dx यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके फिर इधर से रास्ते। कब, जब फंक्शन ऑफ टाइम हो तब। कांस्टेंट हो तो बड़ी आसान हो जाता है, ma इंटू एस। मास कितना kg भाई 3 kg है, एक्सेलरेशन कितना है 2 बटे 3 आ चुका है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना बोला है 2 सेकंड में। 2 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोलेंगे क्या t इक्वल टू 0 पर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ रख दो, तो 0 का होल स्क्वायर बटे 3 कितना हो जाएगा 0 मीटर, यानी कि t इक्वल टू 0 पर कुछ नहीं चला। अच्छा t इक्वल टू कितना मीटर, सॉरी सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे देखते सब्सटीट्यूट करो, तो 2 का होल स्क्वायर बटे 3 यानी कितना आ जाएगा 4 बटे 3 मीटर। यानी कि देखो शुरुआती में कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है और बाद में कितना है, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 4 बटे 3 मीटर पर है, तो हमको जो डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत है वो क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पता कर लो, यानी 4 बटे 3 माइनस 0 4 बटे 3 मीटर। ये मान लो कि t इक्वल टू 0 पर हम रखते और ये आता मान लो कि 2 मीटर और यहाँ पर आ जाता 5 मीटर, लेट इट बी। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, बोले भाई t इक्वल टू 0 पर पहले से वो 2 मीटर पर खड़ा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड रखते तो 5 मीटर पर जाता है, तो डिस्प्लेस कितना किया, 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 मीटर। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत जो है ना मतलब भयानक तरीके से सेट रखो दिमाग में। डिस्प्लेसमेंट 4 बटे 3 आया, 4 बटे 3 ये क्या हो गया, 1 3 3 गया तो 4 दूनी 8 बटे 3 जूल। ठीक है, 8 बटे 3 जूल कहीं है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए
मेन एक ही सवाल का देख रहे हो, डिटेल मेथड भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, उसमें क्या वेरिएशन हो सकता है वो भी है, यानी सीख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बस सवाल है चलो यार जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, कुछ आंसर तो आ ही गया, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन उसमें बच्चों आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। आपको लगेगा मास्टर बहुत तेज़ है और वो बेकार चीज़ है ना। आपको तेज़ बनाना मेरा ज़्यादा मकसद है। ये देखो, कंसिडर ए फोर्स F इक्वल टू है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या है भाई दिया हुआ, F इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस क्या है वाई जे कैप, दिस इज फोर्स। ये कैसा है तो बोले कि भाई सिंस एक्स वाई इस तरह से है तो फोर्स है वेरिएबल है और दूसरा क्या है वेक्टर फॉर्म में है। वेरिएबल और वेक्टर फॉर्म में, तो जब भी वेरिएबल और वेक्टर फॉर्म में आता है हम करते क्या है, पता है कि भाई ये इंटीग्रेशन से ही बनेगा, अपने से पहले क्या निकालो dr या ds जो भी है, चलो लेट इट बी ds कह देते हैं, इन जनरल हैबिट है हम लोग का लिखने का। तो dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। 3D में कैसे लिखते हैं, पहले सिंस वेरिएबल है तो dx 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 x एक्सिस में है, dy 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 y एक्सिस में, फिर क्या करो फोर्स निकालो। तो छोटा सा वर्क डन पहले आएगा, वो आ जाएगा f डॉट ds। f है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी देखो हम कुछ देखे भी नहीं कि आगे सवाल क्या कह रहा है, बस बोला वेरिएबल वेक्टर है भैया, पहले फॉर्मेट सब चीज लिख करके बैठ जाओ क्योंकि पता है इसका जरूरत पड़ेगा। ये आई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सिंस 2d तक ही है तो हम dx आई कैप प्लस dy जे कैप तक लिख लेते हैं। तो ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है। आगे भी अभी लिखा जा सकता है आई कैप हो क्या जाएगा तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। देखो ये सीधे सीधी गुना, फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो वाई डी वाई, तो ये टोटल है, ये है डी डब्ल्यू आया है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट। अब पढ़ते हैं सवाल। द वर्क डन बाई दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए 10 से लेकर 0,1 तक, 10 से लेकर 0,1 तक डायरेक्ट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट हमको दे दिया, ठीक है। बताओ कि क्या होगा अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो हम क्या करें, 10 से 0,1 है ना, तो इंटीग्रेट कर दो टोटल वर्क डन। लेट टोटल वर्क डन हो गया 0 से W, 10 पर है खड़ा, जाना है इसको 0,1 पर। तो x में देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 0 x एक्सिस में, और y एक्सिस में 0 से 1 जा रहा है। तो हम यहीं से देख लेंगे, देखो अगर अलग अलग करें तो माइनस एक्स डी एक्स एक अलग आ रहा है, प्लस वाई डी वाई का अलग इंटीग्रेशन आ रहा है। ये क्या है, जो है ना सीधा सीधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेक्चर मैंने दो बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपेंडेंसी क्या हो, x में हो तो बड़ी आसान होता है। वो भी सवाल कराए लेक्चर में, कौन, जब अलग अलग हो तो, जो कि बहुत बार पूछा गया है। इधर y हो जाए dx, इधर dy तो इधर x हो जाए तब कैसे बनाते हैं, ठीक। तो सारे तरफ से बच्चों तैयार रहो। x में कहाँ से कहाँ जा रहा है dx बोलेंगे 1 से गया है 0, और y में कहाँ गया, 0 से गया है क्या 1। तो ऐसे सेपरेट हो गया, कर ले सॉल्व। इधर हो गया w टोटल वर्क डन, देखो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 से 0, प्लस वाई डी वाई, वाई स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ 0 से 1, ठीक है। माइनस सबसे पहले 0 रखो, इतना हो गया, माइनस एक्स के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, प्लस पहले क्या यहाँ आएगा 1, तो 1 बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, हेंस माइनस माइनस प्लस हाफ, और उधर प्लस हाफ, यानी कि कितना 1 जूल आ रहा है टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, 1 जूल। ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन में चलता है विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता है इस तरह से कि रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन देखो बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बोलोगे वाह सर क्या बात है, तो रिटार्डेशन होता होगा है कि नहीं, रिटार्डेशन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी ये क्या होता है -a। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर है ना जरूरत पड़ा तो देखते हैं। व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को सीधे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज इतना प्रोपोर्शनल टू क्या है, x। तो माइनस चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू -x, ठीक है। और कुछ है आगे, तो देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटा दो, लेट एक कोई कांस्टेंट आ गया तक kx हो गया है ना, कोई कांस्टेंट है। सवाल आगे पढ़ते हैं, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
हमने एक लेक्चर देखा था बच्चों वर्क एनर्जी पावर में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सब है ना जो लेक्चर है, कि लॉस इन का मतलब क्या होता है, गेन इन का मतलब क्या होता है। उस लेक्चर में अगर देखे होगे लास्ट का न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन इतना। पूरे फिजिक्स में जब भी कभी लॉस आए ना तो उसका मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों होता है उस लेक्चर को देखिएगा, है ना, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन हुआ। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स लिख दो यूट्यूब में, ठीक है, वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है। गेन इन का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमसे पूछा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर बोलेंगे तो ये हमेशा क्या होगा पता है, इनिशियल माइनस फाइनल लॉस। इनिशियली मतलब हाफ एम लेट इट बी वी आई का होल स्क्वायर, और फाइनल का मतलब हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर। ये हमको वो निकालना है कि ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना ये किसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी एक्स इतना, इससे ये पता चलता है कि ये एक्सेलरेशन है कैसा भाई, वेरिएबल। कैसा है, वेरिएबल। अभी हमने तुरंत देखा था कि पूरे फिजिक्स के अंदर कभी भी एक्सेलरेशन दो ही चीज़ों आएगा, या तो कांस्टेंट आ रहा है या तो वेरिएबल। कांस्टेंट आया ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, खाट 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 खाट। जब भी कभी वेरिएबल आता है ना, वेरिएबल आता है ना, तो v इक्वल टू डी एक्स बटे डी टी, ए इक्वल टू डी वी बटे डी टी। भैया एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v डी वी बटे डी एक्स, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही सवाल बनेगा, है ना, दूसरा रास्ता मत अपनाइए। एक्सेलरेशन कैसा है, इस साइड कि इस साइड, बोले वेरिएबल, वेरिएबल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चालू हो जाओ एकदम। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ का फंक्शन है। अब हम जानते हैं कि सिंस एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम होता ना तो क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी बटे डी टी लिख देते हैं, और अगर एक्सेलरेशन कहीं एक्स पर अगर डिपेंडेंसी हो तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है, वी डी वी बटे डी एक्स। हमारे लिए एक्सेलरेशन यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। बोलो सर आप कर क्या रहे हो यार, ये भी सवाल है, सर करना क्या चाहते हो। एक तो जैसे वेरिएबल आया तो जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कहता है हम चालू हो गए आगे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से लाएंगे काइनेटिक एनर्जी। भाई आएगा भी कि नहीं आएगा हमको नहीं पता, लेकिन तुम बोल रहे हो वेरिएबल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो भी एक्स डिपेंडेंसी, हम चालू हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है पहले वहाँ से। ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बटे डी एक्स। क्यों मैंने लिखा समझ में आ गया होगा। सर अब क्या करें, हमसे पूछा क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, हाफ कांस्टेंट है एम कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी मेरे को चाहिए इनिशियल कुछ और फाइनल कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दे। वेलोसिटी यहाँ पर आ रहा है और इधर देखो एक्स आ रहा है, तो जैसा ही एक वेरिएबल वी डी वी है तो वी डी वी को एक तरफ कर लो और एक्स वाले को एक तरफ कर लो, तो इधर है डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, इधर है डी वी डी वी डी वी डी वी डी वी। ठीक है, तो करें क्या, इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट जब x इक्वल टू है 0 तो वेलोसिटी पार्टिकल का कुछ है, इनिशियल कुछ होगा। लेट x इक्वल टू जब x हो गया तो वेलोसिटी क्या है, फाइनल। लेट इट भी इतना, इसका इंटीग्रेशन देखो वी डी वी वी स्क्वायर बटे 2 आया है, वी इनिशियल से वी फाइनल, माइनस के यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, x से dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक। ठीक है, हमको चाहिए क्या, दिमाग में याद रखें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सब्सटीट्यूट करें तो वी फाइनल का होल स्क्वायर बटे 2, वी इनिशियल का होल स्क्वायर बटे 2, माइनस के बटे 2 बाहर ले लो, सब्सटीट्यूट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 0, यानी कि सीधे हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर ही, क्या है, एक्स स्क्वायर ही। हमको चाहिए क्या, हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर, ये चाहिए। यानी इनिशियल हमको पहले चाहिए, तो बोले भाई इसको पलट दो। बच्चों इसको पलट देंगे यानी क्या है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही, या फिर बोलो माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा वी आई का होल स्क्वायर बटे 2, वी आई का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस इतना बटे 2 माइनस के बटे 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस चला गया। अब वी आई स्क्वायर बटे 2 तो है, यानी सिर्फ हमें m घट रहा है, तो करो क्या, जब m घट रहा है मल्टीप्लाई बाई m बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई m बोथ साइड। तो जैसे m यहाँ भी पूरा मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई, तो ये बन क्या आ जाएगा, देखो हाफ एम वी आई का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर इक्वल टू के बटे 2m एक्स स्क्वायर। देखो जरा, जो हमें ज़रूरत था ना वही हमारा आ चुका है। व्हाट इज़ दिस,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू km/2x²। व्हाट इज दिस? ये फिजिक्स में कहलाता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा km/2x²। बोलता है क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? तो k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी किस पे होगा? तो बोलेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। x² के प्रोपोर्शनल होगा। ये सब सवाल क्या है ना, ऐसा है कि सिखाता बहुत कुछ है कि भाई करना क्या है, क्यों करना है, काहे करना है। कितना कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा सोचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए ब्लॉक ऑफ मास m मेरे पास रखा हुआ, इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कितना शांति लग रहा है, कहीं अगल बगल को डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो, है ना। 1:45 बज रहा है मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कहीं की आवाज़ तो अगल बगल जा तो नहीं रहा है, सब शांत से सोया हुआ है इतना ठंडी में। चलो देखो जरा, है ना, कोई बात नहीं, आवाज़ आप लोग तक जा रहा होगा बच्चों चलिए, नहीं तो है ना कहीं अगल बगल वाले आ ना जाए, रात में कौन चिल्ला रहा है भाई, रात में कौन पढ़ाता है ऐसे। चलो देखो जरा। ए ब्लॉक ऑफ मास, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे भी बोलना पड़ जाता है। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड्स। a = g/2 जो है ना वो अपवर्ड जाना चालू कर रहा है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉकिंग इन टाइम t इज क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमसे पूछा है। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? तो पता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पर कोई ब्लॉक अगर रखा हुआ है, उस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लगा कौन रहा होगा? वो प्लेटफॉर्म, और इसका mg एक्ट कर रहा होगा। यानी इस ब्लॉक पर पहले देखते हैं कि फोर्स क्या क्या लग रहा है। इस ब्लॉक का एक mg लग रहा होगा, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये इससे अटैच है प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम जा रहा है ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड 10 न्यूटन, इस साइड 2 न्यूटन, हमको पता है हम इधर उड़ आ जाएंगे 8 न्यूटन से। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो सर कर क्या रहे हो? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो पता है कि भाई वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो हमसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना कितने टाइम में? इन टाइम t। इन टाइम t। और अगर ये देखो जरा, ये जो एक्सेलरेशन है g/2 ये कैसा है भाई? कांस्टेंट है। याद रखो, एक्सेलरेशन पूरे फिजिक्स में 2 चीज़, कांस्टेंट या वेरिएबल। वेरिएबल आता तो अभी हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो जरूरत पड़ता है करते हैं। कांस्टेंट आता है v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s, है ना। इतना बार बोलूंगा ना दिमाग के अंदर बैठ ही जाएगा बढ़िया से कि जब ये होता है तो क्या, ये होता है तो क्या। कांस्टेंट हो, कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसके अंदर नहीं होने वाला है पहले से हमको पता है। ठीक, देखो जब मैं बोलता हूँ ना हमको पता है, इसका मतलब नहीं कि मेरे को पता है, आपको भी पता है, हम लोग मिल करके लिखें। तो क्या बोलेंगे? ऊपर जा रहा है का मतलब हो गया कि नेट फोर्स, तो n - mg नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये n - mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है? g/2। n आ रहा है यहाँ से, देखो उधर चला गया, mg प्लस mg/2, 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3mg/2। यानी तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, जो कि एक्चुअली फोर्स है, वो 3mg/2 लग रहा है। हमको चाहिए वर्क डन। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन से चल रहा है कांस्टेंट, और टाइम कितना दे के रखा है? t। कितना टाइम? t = t। और हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। वाह क्या बात है। s और t, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्वाहा हो गया, हाफ। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट कितना? g/2। कितना टाइम में चाहिए? t² में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखो नॉर्मल रिएक्शन लग ऊपर रहा है, ब्लॉक जा भी ऊपर रहा है भाई, तो दोनों का जो है सेम, थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? प्लस Fs, यानी कि प्लस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। ये है कितना? 3mg/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? g/4 t²।
यानी कितना आएगा 3m g स्क्वायर 4 दूनी 8 t स्क्वायर। तो ये हो गया वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। 3m g स्क्वायर टी स्क्वायर बटे 8, 3m g स्क्वायर टी स्क्वायर, 3m g स्क्वायर टी स्क्वायर, कहीं है 3m g स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा अच्छा सवाल है ना। देखिए इंटीजर टाइप में छोटा सा पूछा हुआ था, बड़ा बढ़िया। 2 पर्सन्स, बड़ा आसान सवाल। देखो 2 पर्सन्स ए एंड बी परफॉर्म द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क करता है इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस डी, यानी दोनों जो है कितना डिस्टेंस लेके जाता है डी, ठीक है, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी जो पहला आदमी है लेके जाता है कोई ब्लॉक को डी डिस्टेंस ही, लेकिन फोर्सेस जो है ना वो लग रहा है कितना, तो पहला पर जो फोर्सेस लग रहा है, देख लो कुछ लिखा है क्या, फोर्सेस अलग अलग है। विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस जो है एक्टिंग एट एंगल्स 45 डिग्री, चलो देखते हैं अभी अलग अलग है कि सेम है ना, 45 डिग्री पर। और बी के लिए कितना है भाई, बी के लिए एंड 60 डिग्री। बी जो है वो फोर्सेस लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो डी ही जा रहा है, लेकिन फोर्सेस जो लग रहा है उसके लिए कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर लग रहा है। अच्छा, विथ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल पर है ना। ये भी जरूरी है कि इधर से 45 या उधर से 60, किधर से भाई, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से। अच्छा, द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए, चलो लेट इट बी एफ ए है ना, कितना अप्लाई करता है टू द फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन बी, एफ बी इज 1/√x। यानी हमको दे के रखा है क्या, रेशियो फोर्स अप्लाइड बाय ए बटे फोर्स अप्लाइड बाय बी, ये जो है कितना है 1/√x दे के रखा है गिवन। तो बताओ कि ये जो x है वो क्या है। तो गिवन एक और चीज़ है कि WA = WB। तो सोचो जरा सा बच्चों, जो भी फोर्स लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमको पता है इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क डन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा FA cos 45 इंटू डी, यहाँ पर कितना आ जाएगा FB cos 60 इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स होगा, कितना आ जाएगा ये FA cos 45, ये कितना आ जाएगा FB cos 60। तो बोलेंगे सिंस WA बराबर अगर जो WB दिया हुआ है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स जो है FA cos 45 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, WB क्या है, तो बोलेंगे FB cos 60 इंटू क्या है डिस्प्लेसमेंट, D चला गया, FA बटे FB चाहिए था। देखो FA cos 45 1/√2, FB cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो FA बटे FB, तो FA यहाँ बटे FB, तो ये इधर आ गया, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2/2 काटो जरा, ये कितना आ जाएगा 1/√2। यानी देखो FA बटे FB जो बोला है 1/√x मेरे पास आया हुआ है इतना, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे √x के साथ तो व्हाट इज x = कंपेयर कर दो, तो x = क्या आ रहा है 2। इस तरह से जो है ना इंटीजर टाइप सवाल जो है पूछे जाते हैं। कितना आसान है, देखे कैसे इंटीजर में उसको है ना डाल दिया और बोलेगा 1 2 3 4 क्या है बताओ आंसर। तो ये हो गया कितना 2। चलिए नेक्स्ट, When a rubber band is stretched by a distance x, जब खींचते हैं by distance x, it exerts restoring force of magnitude F = इतना, ठीक है। F = क्या है ax + bx²। देख लो क्या है ये फोर्स, कैसा है पता है, वेरिएबल है और 1 डायमेंशन ही है। तो 1 डायमेंशन है तो सिंपल सा x में डिपेंड कर रहा है ना, तो F × dx, f of x dx हो जाता है, सिर्फ y पे डिपेंड करता है, वो भी सवाल आया हुआ है f of y × dy। और अगर i कैप j कैप रहता तो पहले हम dr या ds जो है dx i कैप dy j कैप इस तरह से लिखते, लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है। ए बी कांस्टेंट है, बोलता है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबर बैंड बाई एल का मतलब एल टोटल खींचना है, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वेरिएबल मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यानी कि एफ आई इंटू क्या हो जाएगा dx, कहाँ से कहाँ तक dx 0 से लेकर एल लेंथ तक खींचना है हमको। एफ है ax + bx², आई इंटू क्या हो जाएगा dx 0 से लेकर के l तक। बहुत आसान सवाल है, ax dx पहले हो जाएगा, तो ax dx इंटीग्रेट कर दो प्लस bx² कितना है dx। तो लेट इसको अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, 0 से लेकर के l तक, 0 से लेकर के l तक। ए गया बाहर
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, प्लस b गया बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स क्यू बटे 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक, तो a बटे 2 रखो यहाँ पर, l स्क्वायर आ जाएगा, फिर 0 तो कहानी खत्म हो गया, प्लस b बटे 3 कॉन्स्टेंट है, रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा l क्यूब, फिर माइनस 0 करेंगे तो खत्म, यानी कि इस तरह से आ जाएगा, क्या है, a बटे 2 l स्क्वायर, b बटे 3 l क्यू, a बटे 2 l स्क्वायर, a बटे 2 l स्क्वायर, कहीं है क्या, a बटे 2 l स्क्वायर, a बटे 2 l स्क्वायर, a बटे 2 l स्क्वायर, हाँ बच्चों यही हो जाएगा ना, देख लो जरा, a बटे 2 l स्क्वायर प्लस b बटे 3 है, b बटे 3 है, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, a बटे 2 सही है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना यहाँ पर, कोई नहीं हम लोग करेक्ट कर लेंगे, देखो जरा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये a बटे 2 है, यहाँ पर खुलेगा तो b बटे 2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, एक्चुअली यहाँ होना है a बटे 2 l स्क्वायर, b बटे 3, ये b होना चाहिए, कितना होना चाहिए, b, और ख़राब हो गया, कैसा होना चाहिए, b, ठीक है, b बटे 3 क्या है, l क्यू, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, c, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v1, m1 जो है कितना से चल रहा है, v1 से, एंड अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2, ये कितना से जा रहा है, v2 से, क्या, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v2, राइमिंग है, बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम, यानी कि p1 बराबर p2, पता है ऐसे सवाल में क्या है ना, जैसे जैसे बोलते जाए ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, ये नहीं कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा, जो बोले छापो, ठीक है, विथ बोथ हैव द सेम मोमेंटम बट द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज आर, यानी कि k1 जो है कितना है, E1 दे के रखा है, तो k1 है E1 और k2 जो है वो क्या दे के रखा है, E2, इतने पैरामीटर से बोलता है इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, कोई बात नहीं, पहले दे के क्या रखे हो भाई, p1 इक्वल टू p2, यानी m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 इतना, यहाँ से आ रहा है m1 बटे m2, अगर ऐसा कुछ देखे तो ये लेट इट बी v2 बटे कितना है, v1, ऐसा कुछ आया है, एक रिलेशन आ गया जो समझ में आता है। बोल रहा है कि भाई कि एनर्जी में कैसा रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी में, तो बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है k1 बटे k2 मान लो करते हैं, जो कि है मेरे लिए क्या, E1 बटे E2 दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो पहला बॉडी देखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, दूसरा का देखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, एकदम सिंपल, और m1 ग्रेटर है ना, m1 ग्रेटर है, कोई बात है, हाफ हाफ चला गया, तो m1 बटे m2 ऐसे आ रहा है, m1 बटे m2, और ये है v1 बटे v2, v1 बटे v2 का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो हमारे पास v2 बटे v1 जो है वो दे के रखा है m1 बटे m2, हमारे पास v1 बटे v2 है, यानी इसको अगर पलट दें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, m2 बटे m1, बोलो सर इसी की जगह पर आप क्यों सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि ना मेरे को मास में कुछ दिया हुआ कि m1 ग्रेटर देन, तो ये पूरा टर्म जो है ना मेरे को मास में ही आना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे हाँ ग्रेटर है, तो वेलोसिटी यहाँ से हटाओ, हटेगा कैसे, यहाँ से, तो हम बोले कि इसके जगह पर m1 बटे m2, ठीक, यहाँ से उठा के रख सकते हैं भाई, v1 बटे v2 चाहिए, यानी इसको पलट करके लिखो तो ये लिखा जाएगा कितना, m2 बटे m1 का होल स्क्वायर, देखो लिखते हैं m1 बटे m2 इंटू m2 का होल स्क्वायर बटे m1 का होल स्क्वायर, उड़ाएं, एक m1 गया, एक m2 गया, तो वहाँ उधर आ क्या रहा है, m2 बटे m1, इधर सॉल्व करके आया है E1 बटे E2, ये आ गया, देख के क्या रखा है, m1 ग्रेटर है, m1 ग्रेटर है, बोलेंगे सिंस m1 इज ग्रेटर देन m2, तो भैया सीधा है ना, सामने सामने है बच्चों, कैसा है, E1 बटे E2, m2 बटे m1, उल्टा रिलेशन है, तो अगर नीचे ये ग्रेटर है, m1 ग्रेटर, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज हम लोग कह सकते हैं क्या, ये ग्रेटर मतलब ये E2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E1, या ऐसे भी यहाँ से समझ में आ रहा है कि इन्वर्स रिलेशन आ चुका है, 1 बटे 2 2 बटे 1 है, उल्टा रिलेशन, तो अगर m1 ग्रेटर तो दूसरा का वाला एनर्जी जो है ग्रेटर, E2 बटे E1, E2 बटे सॉरी क्या आंसर आया है,
E2 ग्रेटर देन E1 है, E2 ग्रेटर देन क्या है E1, E2 ग्रेटर देन, E2 की तरफ खुला होना चाहिए ना, E2 कम नहीं, ये E2 ग्रेटर। छोटा छोटा चीज़ है उसमें गलती मत कर देना बच्चों, है ना, कि किधर खुला है, जो बड़ा हो उस साइड खुला हुआ होना चाहिए। चलो, 2 बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1, यानी कि पहला बटे दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो रेशियो है वो है 4/1, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम, यानी कि P1 बराबर है P2। बोलता है क्या द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी क्या, यानी सवाल क्या पूछ रहा है कि M1/M2 बताओ कि क्या होगा। देख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी K1/K2, ऐसा काइनेटिक एनर्जी होता क्या है भाई, ये होता है हाफ mv² बटे हाफ mv² इक्वल टू है 4/1। गया M1/M2 ये आ रहा है मेरे पास इस तरह से, और यहाँ पर आ रहा है V1/V2 का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू 4/1। ठीक है, जहाँ तक गया मोमेंटम सेम है, यानी कि M1V1 बराबर M2V2। हमको M1/M2 चाहिए और यहीं से कुछ आएगा, M1/M2 चाहिए, है ना, यानी कि इसको किसी तरह से उड़ाओ। तो V1/V2 हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं यहाँ से। तो व्हाट इज यहाँ से V1/V2, देखो क्या आ जाएगा V1/V2, ये आ जाएगा मेरा M2/M1। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर, तो बोलेंगे M1/M2 V1/V2 किसके बराबर है, तो M2/M1 के बराबर। ठीक है, M2/M1 इसका होल स्क्वायर, ये क्या है 4/1। बच्चों समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं, कि काइनेटिक एनर्जी दे के रखा, फॉर्मूला लगा दो जो आ जाए। हमको मास का रेशियो पूछ रहा है, यानी भैया मास ये वाला रेशियो मेरे को चाहिए मास में, वेलोसिटी वाला नहीं चाहिए। तो उड़ाएंगे कहाँ से, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या है उसको हटा करके रख दिए। ठीक है, M1/M2 बताओ, लिख लेते हैं इसको, M1/M2 इंटू M2 का होल स्क्वायर बटे M1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4/1। एक M1 गया, एक M2 गया, ये आ रहा है मेरा M2/M1 आ रहा है कितना 4/1। हमको चाहिए M1/M2, तो पलटी मार दो, तो M1/M2 जो हो जाएगा 4:1 पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:4। ऐसे भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, और मैं क्या बताऊं पता है क्या, नीट वाला सवाल उठा के जेईई मेंस छाप देता है और जेईई मेंस वाला उठा के नीट छाप देता है, दोनों में अदला बदली करते रहता है। 1:4। तो देखो कोई गलती से बाई चांस 4:1 ही मार दिए तो वो भी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए फोर्स F इक्वल टू ऐसा, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में है ना, 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपको पता है कि यहाँ पर कोई x y z नहीं है, इसका मतलब ये कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। और जब भी कांस्टेंट फोर्स होता है तो क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F.S, कांस्टेंट है तो, इज अप्लाइड ओवर ए पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट इतना, यानी O से जाता है पॉइंट P तक, लेट इट बी। तो भैया ओरिजिन सही है तो डायरेक्ट यही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है कि नहीं। जैसे कोई एक पॉइंट ए, एनी पॉइंट रहता 3i कैप 4j कैप, कहीं 5 7 ऐसा कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल। ओरिजिन से ही गया तो भैया फाइनल माइनस 0 करोगे तो वही तो पॉइंट हो गया मेरे लिए, यही डिस्प्लेसमेंट। कितना है 2i कैप माइनस j कैप हो गया। पूछता वर्क डन क्या है, वर्क डन हो जाएगा F.S, क्योंकि वेक्टर में दिया हुआ है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप में नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं 0k कैप है। गुना कर दो सीधे सीधी i वाला i के साथ, तो 5 × 2 प्लस j वाला j के साथ, इसका 3 है और उसका कितना है -1 है ना, प्लस k के साथ, इधर 2 है उधर नहीं है, ब्रैकेट में लिखोगे ज़िंदगी बहुत सुखी गुजरेगा। 5 दूनी 10 -3 कितना आ जाएगा 7 जूल। क्यों मैं कह रहा हूँ, है ना, देखो लेक्चर्स में मैंने मतलब हमेशा बोलता हूँ कि इस ऐसा जब आए तो ब्रैकेट में लिखा करो, ज़िंदगी इसलिए सुखद गुजरेगा कि सिली मिस्टेक यहीं से खोज होता है। 7 जूल है भाई, +7 और -7 दोनों है। अब 10-15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, कुछ इसको भी मार दिए कुछ उसको भी मार दिए, प्लस माइनस के चक्कर में होता है गलती। आप जानते हो, इस बात को स्वीकार करोगे कि नहीं सर सच में गलती होता है, इसीलिए तो सिली मिस्टेक का खोज हुआ है। चलो नेक्स्ट, सारा गलती जो है ना हम इधरे कर ले, वहाँ ना करें जब एग्जामिनेशन हो तब। ए बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर
ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड टुगेदर, ठीक है, आर ड्रॉप्ड टुगेदर, कितना kg? 2 kg। जाने वफा हो के बेकरार। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 60 फीट है, कितना है? ड्रॉप टुगेदर, साइमल्टेनियसली दोनों को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया गया है का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, 60 फीट का हाइट है, 60 फीट का हाइट है, टॉल बिल्डिंग है हमारे पास। आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स अर्थ, दोनों गिरता है कितना? 30 फीट तक, यानी कि वो फॉल किया 30 फीट, टोटल डिस्टेंस कवर किया। कितना फॉल किया? वो भी 30 फीट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई? देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो क्या? तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो K1 होगा इस जगह, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा K2 होगा। हमको पता है कि K1 बटे K2 पूछ रहे हो, वो होगा क्या? हाफ m1v1 स्क्वायर बटे हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है, ठीक। हाफ हाफ चला गया, ये आ रहा है m1 बटे m2, और इधर क्या आ रहा है? v1 बटे v2 का क्या आ रहा है? होल स्क्वायर। देखो, सिंस ए बॉल इज ड्रॉप्ड और सेम हाइट 30 फीट आया है, तो सवाल है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? v1 नहीं पता, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा v2 होगा, लेकिन हमको नहीं पता। हाइट दोनों का सेम है। मोशन अंडर ग्रेविटी से हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को जब ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरे लिए POP हो जाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसके सारे नीचे जो है नेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव, POP कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का आप यूट्यूब में टाइप करना, मोशन अंडर ग्रेविटी क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स। एक ही ट्रिक से सारे टाइप ऑफ सवाल बना लेते हैं हम लोग, ठीक। चाहे ऊपर फेंको, नीचे फेंको, दो जाके कहाँ मीट करेगा, एक ही ट्रिक है। POP के नीचे सब इतना। h हाइट है, h हाइट जाने के बाद वेलोसिटी कितना होता है? सिंस इसमें टाइम नहीं है, VUS है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u कितना है? स्वाहा है। v स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या हो जाएगा? सिंस नीचे की ओर लगता है -g, डिस्प्लेसमेंट सिंस POP के नीचे है -h, हैंस v इक्वल टू आ जाएगा √2gh। लेकिन इसको आप याद कर लो, इतना बार आता है ना, माइनस माइनस। तो देखो क्या वेलोसिटी किसी पॉइंट पर बोलेगा ना h हाइट पर, तो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कितना मास है, सीधे 2gh पर डिपेंड कर रहा है, बस h पर। यानी कि v1 भी होगा जो, वो हो जाएगा पता है क्या? √2gh। v2 भी हो जाएगा कितना? √2gh। h दोनों का कितना है? 30 फीट। तो समझ में आ रहा है कि v1 जो हो जाएगा √2g 30, ये वाला भी कितना हो जाएगा? √2g 30 फीट है। क्या है? 30 फीट। तो रख दो, दोनों सेम है। हैंस सिंस v1 इज इक्वल टू क्या है? v2, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। तो K1 बटे K2 जो हो जाएगा, वेलोसिटी दोनों सेम होगा जिस उस पॉइंट पर, तो सीधा बस m1 बटे m2 का रेशियो आ रहा है। m1 कितना है भाई? 2 kg है, और m2 कितना है? 4 kg है। चला गया 2 दूनी 4, यानी कि 1:2 रेशियो होगा किसका? काइनेटिक एनर्जी का। मोशन अंडर ग्रेविटी को काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है मिक्स कर देता है और सवाल उठा करके पूछ देता है 1:2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये लास्ट सवाल है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा, बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का सवाल है। बहुत मतलब रिपीटेड समझो कि आने का चांसेस है। एक तो आया हुआ है और आएगा आगे चल करके भी। ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू दे के रखा है कितना? 10⁻² kg इज मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू कितना है? -kv², ठीक है। इट्स इनिशियल स्पीड इज v0 इक्वल टू इतना, इनिशियल स्पीड। अच्छा, इफ आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि बता रहा है कि टाइम पर ये टाइम पर कितना वेलोसिटी और ये टाइम पर कितना वेलोसिटी। तो इनिशियल कहने का मतलब कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है भाई? कितना है? v0, और वो दे के रखा कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो भाई t इक्वल टू आफ्टर 10 सेकेंड, तो लेट 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। देखो, इफ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज हाफ, मतलब 1/8 mv0²। एनर्जी दे के रखा है,
हाफ एम वी स्क्वायर टाइप का। मोशन में है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। यानी ना वेलोसिटी ना देकर हमसे बोला 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा कोई बात नहीं, घुमाते हो कहने का मतलब ना। तो यहाँ देकर रखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता कितना है। देखो दे के क्या रखा है 1/8 एम वी नॉट का स्क्वायर, 1/8 एम वी नॉट। और हम जानते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी फाइनल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर। देखो एक चीज़ बताता हूँ बच्चों आप लोग के लिए, बहुत सारे बच्चों का जो है ना ये क्वेरी रहता है, सर न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करना चाहिए, सर न्यूमेरिकल में तेज कैसे होना चाहिए, सर सवाल बनाना कैसे चाहिए, है ना, जब मुश्किल आए तो क्या करना चाहिए। गौर करो है ना, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप लेक्चर्स और डीपीपी देखो, अपने आप तेज हो जाओगे। क्यों भाई, हर सवाल को अप्रोच करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स में कर क्या रहा हूँ बच्चों, वही तो कर रहा हूँ कि सवाल को अप्रोच करना कैसे है। ये आता है तब क्या करो, वो आता है तब क्या करो, पूरे फिजिक्स में क्या करो, यही सब चीज़ तो सिखाते हैं। तो वो बोली में जितना है ना उसको सुनो, उसमें जो है ना सब कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक, गौर करना, क्या मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट पढ़ दिया क्या अंग्रेजी जैसा कि ए बॉडी ऑफ मास इतना है, इज मूविंग इन ए मीडियम एट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन फॉर डिफिकल्टी, इट्स इनिशियल वे वी नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड्स एनर्जी 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ के विल बी। आप बोलो वाह क्या इंग्लिश है यार, इससे होगा क्या, फिजिक्स का पी तक नहीं हिलेगा। तो ये समझो दिमाग में, कभी भी न्यूमेरिकल को पूरा स्पीड से इंग्लिश टेस्टिंग नहीं करना है ना। तो उसमें कहलाओ कि वाह इंग्लिश तो बहुत अच्छा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है भाई, फिजिक्स के पृथ्वी में कोई काम नहीं। कैसे हैंडल करिए, टिपिकल सवाल है, क्या करें, जो बोले छापो, जो बोले छापो, जो बोले लिखो। लिखते 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 ना हम करते जा रहे हैं, हमको अभी तक पता ही नहीं, अभी तक हमको नहीं पता कि निकालना क्या और करना क्या है, नहीं पता है। क्यों, हम जो बोल रहे हैं ना बस लिखते चले जाते हैं। यही न्यूमेरिकल बनाने का सही तरीका होता है कि एक बार में जो भी हो, चाहे गलत हो सही हो, लेकिन जो भी हमारा स्टेपिंग्स और मेथड जो है ना वो सही होता है। अब ये सब बात दिमाग में डाल के रखिएगा, बड़ी काम करेगा। देखो इफ़ हमको अभी तक नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन हम लिखे जा रहे हैं। इफ़ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जीज ये, तो हमको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी फाइनल, यानी ये तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हमको जरूरत भी था फाइनल का। करे क्या, एम गया 2 चौक 8, तो वी फाइनल का जो होल स्क्वायर आ रहा है वी नॉट स्क्वायर बटे 4। यहाँ से देखते हैं वी फाइनल इक्वल टू रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर बटे 4। ये क्या है भाई, देखो ये हो जाएगा वी नॉट और ये 4 का हो जाएगा कितना 2। वी नॉट दे के रखा है 10, तो वी नॉट बटे 2 आया है मेरा फाइनल, वी नॉट बटे 2। तो भाई 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी समझ में, देखो डाटा देख लो कैसे समझ में आ रहा है, कैसे कैसे निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि एक बार टी 0 से 10 सेकेंड हो रहा है, और एक बार वेलोसिटी 10 से 5, यानी वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी स्लो डाउन हो रहा है। गारंटीड कोई रेजिस्टिव फोर्स होगा, सवाल में बोला फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यानी कि धीरे धीरे बॉडी स्लो हो रहा है, सच में स्लो हो रहा है। तो एक तरफ कहीं ना dt आना चाहिए और एक तरफ वेलोसिटी आना चाहिए, dv। ये दिमाग में चला, खोजो कि कहाँ से आएगा। एक चीज़ दे के रखा है, फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी पे। अब पता चला कि जब टाइम इंक्रीज वेलोसिटी ऐसे कुछ हो रहा है, dt dv चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिमाग में चल रहा है। बोलोगे सर नहीं चला मेरा, कोई बात नहीं। देखो क्या फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं। फोर्स कैसा है भाई, वेरिएबल, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। तो पता चला कि ये कैसा है, वेरिएबल। पूरा फिजिक्स के अंदर फोर्स कांस्टेंट बहुत आसान होता है, फोर्स वेरिएबल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। आप करो, लगाओ दिमाग। और आना क्या चाहिए, dt और dv कुछ आना चाहिए। फोर्स बराबर होता क्या है, होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन आप सीधा सीधी नहीं लिख सकते, वेरिएबल है, एक्सेलरेशन के लिखने के दो रास्ते, dv बटे dt, v dv बटे dx। यानी कि dv बटे dt का मतलब v और t आ रहा है इस साइड। क्या हमको v और t का जरूरत है, क्या जरूरत है क्या v और t का, v t भाई इसी चीज़ का जरूरत है। यानी एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे dv बटे dt। अगर ऐसा होता कि x इक्वल टू इतना पर वेलोसिटी ये है, x इक्वल टू इतना पर वेलोसिटी ये है, यानी कि x और v का जरूरत होता, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते, v dv बटे dx। ये चीज़ है सोचने का तरीका, है ना, इसी को कि भाई ये है तो क्या, वो है तो क्या, और नहीं है तो क्या। ठीक, हाँ। क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये नहीं होना कि भाई छापे जा रहा, नहीं, लिखना क्यों है। हम यूज़ करेंगे क्या, dv बटे dt। रीज़न समझ में आ गया होगा। ये
अब क्या करें, देखो मास कुछ दे के रखा है 10⁻² kg, तो यहाँ dv है, वेलोसिटी dv इधर, तो dt उधर लेके जाते हैं, लेकिन वेलोसिटी यहाँ भी है, तो जो भी v वेलोसिटी एक वेरिएबल को सब एक साइड, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके, dt सब उधर, तो dv यहीं रहने दो, v² इधर लेके चले आते ताकि हम इंटीग्रेट कर सके। इधर -k तो था ही, dt उधर हो गया, और जो k m इधर है ये कांस्टेंट है, इसको इधर लेके चले आते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश टाइप का लगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं dt सामने होना चाहिए, dv सामने होना चाहिए, इंटीग्रेट कर दो। टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 जब है टाइम तो वेलोसिटी होता है इनिशियल, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। जब t = 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड, तो फाइनल हो गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। निकालने क्या बोला है, अब देखो द वैल्यू ऑफ k विल बी क्या, यानी कि k निकालो यहाँ से, k मास दे के रखा है हमको 10⁻² kg, ठीक। dv/v², क्या करें, ये ऊपर जाएगा v⁻² dv = -k/m, m और k कांस्टेंट है, बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 से लेकर के 10 तक, ये 10 से लेकर के कितना है 5 तक। देखो x के पावर n, तो ये हो जाता है कितना, x के पावर n+1/n+1, कहाँ से कहाँ तक, 10 से 5, -k/m, ये हो जाएगा कितना, 10 - 0 यानी कि 10। ऊपर बच रहा है मेरे पास -1, नीचे हो रहा है -1, 10 से लेकर 5 तक, -k/m × 10। देखो माइनस है, आइए v के पार इतना, यानी ये लिखा जाएगा इस तरह से, है ना, -1/v, 10 से लेकर 5 तक, -k/m × कितना है 10। बच्चों माइनस माइनस उड़ा दो, तो 1/ जो v बच रहा है उसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, k/, चलो मास का रख ही देते हैं, 10⁻² × 10 है, ये इधर क्या बन जाएगा, देखो k, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 10⁻² × क्या, 10⁻1, 10 नीचे आ जाएगा क्या, 10⁻1, तो नीचे 10⁻3 हो गया। सब इधर करिए, 1/5 - 1/10 = k/10⁻³ हमको k आराम से निकल जाएगा। देखो यहाँ 10 है, 10 कर लो, 5 × 2 = 10, इतना = k/10 के पावर इतना, 2 में से 1 गया, 1 इतना बटे 10, ये इधर कर लीजिए, तो 10⁻³ = k, हेंस k बराबर आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, देखो 10⁻, कितना, -4, कितना आ गया, 10⁻⁻4 जो वैल्यू है। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके हम लोग लाते हैं, ठीक है, कितना, 10⁻⁻4, कहीं है क्या, वाह बड़ा बढ़िया, देख रहे हो एक ही जगह पर 10⁻⁻4 है, लेकिन इसका यूनिट भी कहीं दिया हुआ kg/मीटर, kg/सेकेंड है। भाई यूनिट कैसे निकाला जाए, तो देखो फोर्स = -kv² है, k यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं क्या, फोर्स = -kv², फोर्स = -kv² है, तो भैया k बराबर होगा क्या, फोर्स डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का स्क्वायर, यूनिट निकालने के लिए, है ना, कि क्या होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मास होता है kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर/सेकेंड² भागा वेलोसिटी होता है मीटर/सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लीजिए, kg मीटर/सेकेंड² आ गया नीचे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो मीटर² बटे सेकेंड का स्क्वायर, देखो सेकेंड² गया, 1 मीटर गया, तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा kg/मीटर, तो ये जो हो गया k का क्या हो गया, यूनिट। हेंस जो फाइनल आंसर आएगा तो बोलेंगे 10⁻⁻4 kg/ कितना, मीटर। ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखो एक एक जो है डीपीपी में इतना सारा इनपुट है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और एकदम रात दिन एक करके लगा दो, जितना ताकत झोंकना है। बस ये रहना चाहिए कि अगर मैं स्कूल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो भैया स्कूल में टॉप करना है, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, उसमें कैसे मुझे अपना रैंक इम्प्रूव करना है, ठीक है। कंपटीशन नहीं देखना है, मेरा 700 आ रहा है तो 720 कैसे लाएंगे, मेरा आ रहा है 300 में मान लो 250 तो 270 कैसे लाएंगे। अपना इंक्रीमेंट करने के लिए जो है ना मेहनत करो जम करके बच्चों, ठीक है, बिना टेंशन लिए हो, बिंदास तरीके से वादा करते हो ना, चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और रिविज़न हमेशा करते रहिए, जब भी आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे का चीज़ें। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।